नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह। डीडी बिहार देख रहे आप सभी दर्शकों का स्वागत है करियर पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम दिशाएं में। दिशाएं के आज के इस अंक में आप देख रहे हैं करियर इन मेडिकल के विषय में। हम बात करने जा रहे हैं करियर इन मेडिकल, और आज इसी खास विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं एक विशेषज्ञ। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीषा सिंह, डायरेक्टर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कीमोथेरेपी, महावीर कैंसर संस्थान। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और हम बता दें कि हमारे कार्यक्रम फ़ोन इन लाइव है, जिसका मतलब अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 18003456 तो आइए बिना किसी देरी के बात करते हैं और जानते हैं करियर इन मेडिकल के विषय में। मैम, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो भी एस्पिरेंट मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो शुरुआत कैसे करें? देखिए, बहुत ही लीडिंग क्वेश्चन पूछा है आपने। सबसे पहले तो जो हमारी शुरुआत होती है कि हम फुट स्टेप कर रहे हैं मेडिकल की ओर जाने का, वो 10th के बाद ही शुरुआत होती है। जी बिल्कुल। 10th तक बच्चों का जो दिमाग होता है ना, वो बहुत ही इमैच्योर सॉर्ट ऑफ होता है। वो बहुत से समझ नहीं पाते हैं कि हमको कहाँ स्टेप इन करना है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हम लोगों ने देखा है कि वो ना पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि मुझे बच्चों को डॉक्टर बनाना है, उसको इंजीनियर बनाना है। उसके दिमाग में ना वो एकदम से फीड किया जाता है कि आपको डॉक्टर बनना है। वो सबसे पहले मैं उस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ कि वो नहीं होना चाहिए। अगर बच्चों का इंक्लिनेशन नहीं है, जैसे कि आप बहुत जगह की स्टोरीज़ पढ़ेंगे कि बच्चों ने जाके वहाँ सुसाइड कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। एक तो सबसे पहले पेरेंट्स को ये होना चाहिए कि आप अपने बच्चों की क्षमता को रेट करें कि उसका मेंटल कैपेसिटी, उसका इंक्लिनेशन किस तरफ है। तब जाके अगर लगेगा कि नहीं वो बहुत डेडिकेटेड है, डिवोटेड है, उसको लगता है कि नहीं वो मेडिकल फील्ड ही उसको चूज़ करना है, उसमें वो पैशन है, और तभी उस फील्ड की ओर हम लोग आगे बढ़ें। और फिर जब पढ़ाई की शुरुआत होती है तो हम लोग को डेफिनेटली जो हमारा ब्रांच होता है वो स्पेशलाइज्ड ब्रांच है कि हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो लेना ही लेना होता है। और उसके बाद फिर कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि बच्चे छोटे होते हैं, उनकी समझ उतनी नहीं, वो फोर्सी नहीं कर पाते हैं कि डॉक्टर बनना, आगे क्या देखना है, हमें लाइफ क्या देखना है। बट पेरेंट्स का एक जिम्मेदारी होता है कि उसके ज़बरदस्ती पुश नहीं करें। अगर बच्चों में है वो लगन और वो पैशन कि मुझे डॉक्टर बनना है, तभी पहली बात आप स्टेप इन करें उस फील्ड के लिए। जी बिल्कुल। तो बात की आपने स्ट्रीम की कि +2 का जो स्ट्रीम है वो अपने इंटरमीडिएट की स्ट्रीम में साइंस चूज़ कर सकते हैं, साथ ही स्पेशलाइजेशन भी। बात करें एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो नीट का एग्ज़ाम जो है वो एक काफ़ी मुश्किल एग्ज़ाम माना जाता है। और बात करें एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रोसीजर की, तो इसके लिए आप स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगी कि तैयारी किस तरह से करें? देखिए, डॉक्टर्स का जो प्रोफेशन होता है वो बहुत ही टफ़ वो फील्ड है, वो लाइन है। और इनफैक्ट उसकी शुरुआत ही जो एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम से ही होता है, वो भी बहुत ही इट्स फुल ऑफ चैलेंजेस। जी बिल्कुल। तो अगर आप में वो पैशन है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो सबसे पहले तो मैं खुद भी इसकी एग्जांपल हूँ कि आपको दीन दुनिया से कट ऑफ होना होगा। आप ये सोचेंगे कि मैं लाइफ जो है उसको जीते हुए बैलेंस बना लूँगी, मैं अपने घर को भी देख लूँगी और अपना कुछ हॉबीज़ भी, कुछ पैशन भी, लोगों से फ़ोन से व्हाट्सएप भी कर लिया, तो ऐसे में आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगी। जब तक कि वो जुनून नहीं हो, वो पैशन नहीं हो, वो पागलपन नहीं हो, आप रात में सो रहे हैं तो आपको बेचैनी और घबराहट नहीं हो कि मुझे जो कल का टारगेट मैंने ये सोचा था कि मुझे आज ये सिलेबस को कंप्लीट करना है, वो नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो मैं 18 से 20 से 22 घंटा भी मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। अगर वो चीज़ अगर आप में नहीं है, क्योंकि वो कल्चर तब से ही डेवलप करना हो, क्योंकि डॉक्टर बनने के बाद भी शायद वही लाइफ हम लोग को अभी भी आज भी हम जीते हैं। हमें नहीं पता होता कि कब इमरजेंसी कॉल आ जाता है और पेशेंट मेरा आईसीयू में शिफ्ट हो रहा है। मुझे नहीं पता है कि मैं सुबह से आज ब्रेकफास्ट और लंच मेरा हुआ भी है नहीं। तो वो पैशन जो होता है वो डे 1 से ही डेवलप करना होता है। तो जब तक बच्चों में वो नहीं आएगा, बहुत बच्चों को मैंने देखा है कि तैयारी कर रहे हैं, हो नहीं रहा है। फिर आप उनका लाइफस्टाइल अब जब देखेंगे तो आराम से थोड़ा सा टीवी भी 2 मिनट देख ले, थोड़ा सा न्यूज़ भी चैनल में भी लगा के न्यूज़ भी देख लिया, थोड़ा फ्रेंड्स लोग से गपशप भी व्हाट्सएप कर लिया। वो चीज़ में ये जो कंपटीशन है, लाखों कैंडिडेट्स होते हैं, उसमें आपके पास लिमिटेड क्षण के सीट है, उसमें भी कुछ रिजर्व सीट्स हैं, कुछ बहुत तरह की सीट्स हैं।
तो जो जेन्युइन सीड्स हैं वो बहुत ही हैंडफुल ऑफ सीड्स हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं सोचना है दीन दुनिया। उसके बाद एक बार आप इंटूइट हो जाएंगे, फिर आपके पास है टाइम लग्जरी और गपशप के बहुत सारा टाइम। लेकिन वो दो साल जो होता है 10th के बाद +2 और जो हमारा 1 साल होता है प्रिपरेशन का, उसको अगर आपने एक दिन भी वेस्ट किया ना तो लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट आप चीज़ मिस करते हैं। जी बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मनीषा सिंह, डायरेक्टर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कीमोथेरेपी, महावीर कैंसर संस्थान। और आप काफ़ी अच्छी जानकारी दी आपने। हमने ये जाना नीट का एग्ज़ाम बिल्कुल एक पैशन पे आधारित होता है, आपके डेडिकेशन पे जुड़ा होता है वो। बट बात करें सिलेबस की और किस तरह का प्रिपरेशन करना चाहिए, तो जैसा कि आपने बताया कि आपको एक टाइम सेट करके कि आप इतने ओरिएंटेड हो उसके प्रिपरेशन में। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जो एस्पिरेंट्स हमें देख रहे हैं, आप उनको क्या सुझाव देना चाहेंगी, वो किस तरह से तैयारी करें और ख़ुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखें, जैसा आपने बताया। जी नहीं, पहले तो आप जो भी ये जो सोशल मीडिया से, इससे तो आपको कट ऑफ होना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आजकल का जो ये है, आपके स्मार्टफोन्स हैं, आपके टीवी हैं, वो सब से तो आपको दूर रखना होगा जी। और दूसरा देखिए, सबका जो ब्रेन का जो कैपेसिटी होता है वो एक जैसा नहीं होता है। बहुत बच्चे शार्प होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आप देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत शायद नहीं करके भी वो निकल गया हो। तो मेजॉरिटी जो ब्रेन होता है वो एवरेज जो होता है, उनको थोड़ा एफर्ट पुट इन करना होता है। तो उसके लिए आपको टाइम फ्रेम बनाना होगा कि अगर आज का दिन की शुरुआत मैंने सुबह 5 बजे से की है, जो भी आपका शेड्यूल बना है, तो उसमें आज का ये जो पोर्शन है मुझे कवर कर लेना है। अगर नहीं होता है आज रात के 12 बजे तक भी, तो हो सकता है मुझे आज 1-2 घंटा एक्स्ट्रा देना हो। तो वो चीज़ जब आपका टाइम फ्रेम फिक्स होके, जब वो आपका जो मोटो है, टारगेट है, अगर आप वो नहीं कंप्लीट कर पाएंगे और उसको पाइलअप करते चले जाएंगे और उसके बाद फिर कुछ डिस्ट्रैक्शन हुआ तो वो सब ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये जो मैं कह रही हूँ इतना ईजी नहीं होता है, क्योंकि मैं खुद अपने लाइफ एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ। कभी कभी एकदम से आप एकदम से रेस्टलेस हो जाते हैं, कभी कभी गिव वे करने लगते हैं, लगता है कि नहीं होगा, मतलब इट्स इम्पॉसिबल। और वही एक फ़ेज़ होता है लाइफ में, उथल पुथल, जहाँ लोग बच्चे पता नहीं बहुत ही एग्रेसिव स्टेप्स भी उठा लेते हैं। तो वो एक समय है जहाँ आपको यू टेक अ रेस्ट, आप एक छोटा सा पॉज लें, आप ब्रेक लें, थोड़ा सा दिमाग को फिर से रेस्ट दें और डिसहार्टन नहीं हो, आपको फिर से रीस्टार्ट करना है। तो लाइफ इतना इजी नहीं है कि हम लोगों ने फ्रेम कर लिया और उसको फुलफ़िल करने जा रहे हैं। लाइफ में अप्स एंड डाउन से, घर में भी बहुत बार कभी कुछ इंसिडेंट हो गया, जैसे आप उधर आपका डाइवर्शन हो गया है, तो लाइफ में वो टर्बुलेंस जो फेज़ होता है वो आता ही आता है, सबके लाइफ में फेज़ आता है। तो कभी कभी लगता है कि नहीं, इट्स अ हाई टाइम, आई नीड टू गिव अप, प्लीज़ डोंट डू दैट। वो नहीं करें जी। वो उस समय थोड़ा सा ब्रेक ले लें, थोड़ा सा लाइफ में पॉज कर लें, बटन अपने लाइफ का ऑन करें, बिल्कुल, और फिर से रीस्टार्ट करें। इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो हेलो, भोपाल से मैं डॉक्टर प्रदीप साहू। जी डॉक्टर प्रदीप, अपना सवाल पूछे। मैं डॉक्टर मनीषा से। मैडम ये बताइए कि इस समय तो अपनी तैयारी करते हैं, अभी अभी कुछ इसी साल जो है नीट का जो है एनटीए का जो स्कैम एक्सपोज हुआ है, तो इसके बाद अब बच्चों की क्या साइकोलॉजी चेंज हो रही है, बच्चों को अब कॉन्फिडेंस नहीं है, तैयारी करने के बाद भी अब कैसे होगा नहीं होगा, पता चला कुछ खुरापात हो जाएगा, तो बेचारे जो अच्छे बच्चे, स्टूडियस बच्चे हैं, उनका क्या होगा। तो आप ये बताइए कि अब आज की डेट में कैसे तैयारी करें, हाउ टू प्रिपेयर। जी बिल्कुल, देखिए, आप अपना जो टारगेट है उससे मूव नहीं हो। लाइफ में बहुत बार ऐसा इंसिडेंट होता है, अभी इस बार भी हुआ है। मैं एग्री करती हूँ कि बहुत बच्चे हिल चुके हैं, जो डिज़र्विंग कैंडिडेट से बहुत लोगों को नहीं मिल पाया होगा सीट, जो भी हो। लेकिन इसका मैंने कहा कि आप गिव वे नहीं करें। अगर आप जेन्युइन हैं, आप रियल हैं, आप अपना 100% देते हैं, तो मेरा मानना है कि भगवान है ऊपर, वो आपको फिर कोई रास्ता किसी तरह से गाइड करके, और ज़िंदगी कोई ख़त्म नहीं हो गई है कि बस इस नीट के बाद कोई नेक्स्ट नीट नहीं होगा। तो थोड़ा सा बच्चों को एक पॉजिटिव, इनफैक्ट पॉजिटिविटी लाइफ का दिखाएं। नेगेटिविटी अगर आप बोलेंगे बच्चों के सामने तो वो और टूट जाएंगे। हम सब मानते हैं कि बच्चों का जो वो एज होता है नीट प्रिपरेशन वाला, बहुत ही नाजुक होता है, बहुत ही सेंसिटिव एज होता है, बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड बच्चे बहुत बिखर से जाते हैं। लेकिन एज अ गार्जियन
एज अ मेंटोर हम लोग को सपोर्ट करना है। मैंने कहा लाइफ में कभी भी एक फ्लैट फेज ऑफ लाइफ नहीं होता है, लाइफ एक फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स एंड टर्बुलेंसेस से भरा होता है। हम लोग को उनको पॉजिटिविटी दिखाना है कि बच्चे अगर आपने अपना 100% दिया है और आपने अगर मेहनत किया है तो कभी ना कभी, आज नहीं कल तो कल, उसका रिजल्ट तो आना ही आना है। तो ये जो हुआ है स्कैम, बहुत ही मुझे भी बुरा लगा है और बहुतों के लिए सेटबैक है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनएविटेबल है, जो हमारे हाथ में नहीं है। तो फिर होप कि नेक्स्ट टाइम अगर कुछ इस बार सुप्रीम कोर्ट का जो भी रूल्स है, जितने लोग अरेस्ट हुए हैं, तो आइंदा ऐसा आगे ना हो। तो वी होप कि आगे हम लोग थोड़े फेयर चांसेस हों हमारे एग्जाम्स के। अभी हम रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सुंदर वचनों से दिन की शुरुआत, बीती दुनिया की बात जीवन दर्शन और स्वास्थ्य की भी, सुरीले नगमे और आपका साथ, हर दिन नए मेहमान और मेजबान, बिहार बिहान। देखिए मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान हर सुबह 8 से 9 बजे तक, सिर्फ डीडी बिहार पर। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दिशाएं और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मनीषा सिंह, डायरेक्टर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कीमोथेरेपी, महावीर कैंसर संस्थान, और हम बात कर रहे हैं नीट के विषय में। हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताएं, आप कहां से बोल रहे हैं? बालाजी विजय, महाराष्ट्र, नांदेड़। जी बालाजी, अपना सवाल पूछे। मेरा बेटा 12वीं साइंस पास हो गया, वो महाराष्ट्र, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। जी जो मेरा बेटा 12वीं पास हो गया, मेडिकल में उसका कैरियर करने के वास्ते कौन सी तैयारी करना पड़ता, इसके बारे में? जी, आपके बेटे ने 12th कौन सी स्ट्रीम से किया है? जी, हमारे कॉलर ये जानना चाहते हैं कि 12th का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, मेडिकल में आगे करियर बनाना है, तो क्या पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे आगे बढ़े? उसका तो फिक्स्ड है ना हमारे पास कि आपका साइंस स्ट्रीम में बायो होना ज़रूरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जो बच्चे चूज़ करते हैं 12th को क्वालिफाई करने के लिए। तो वो 3 सब्जेक्ट तो आपका होना ही होना है। उसके बाद फिर आपको कंपटीशन की तैयारी करनी होती है। तो कंपटीशन में फिर आप देखें कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है। आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, जनरली बच्चों का फिज़िक्स थोड़ा वीक होता है, तो आप फोकस करें उस सब्जेक्ट पे। बहुत सारे टीचर्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, स्कूल में +2 में लोग को इस तरह से पढ़ाई होती है। बच्चे अपने आप को सेलेक्ट करते हैं, अपने आप को जज करते हैं कि किस तरह से जो वीक सब्जेक्ट है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। या कभी कभी हम लोग उल्टा भी मैसेज देते हैं कि जो वीक सब्जेक्ट है उसको थोड़ा छोड़ के इनफैक्ट जो स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट उसको और स्ट्रॉन्ग कर लें, ताकि आप ज़्यादा कॉन्फिडेंटली उसमें स्कोर कर सकेंगी। हो सकता है वो ज़्यादा ही वीक सब्जेक्ट है, तो हो सकता है बहुत मेहनत के मशक्क़त के बाद भी उसको आप उस लेवल पे नहीं आ पाएँ। तो ये तो आपके टीचर, जो आपके गाइड हैं, आपके जो भी मेंटोर हैं, वो आपको इवैल्यूएट करेंगे। बिल्कुल। तो हम ये जानना चाहेंगे कि नीट की तैयारी तो खैर बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं। जब बात करें एप्लीकेंट्स की, तो जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स होते हैं और जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर पाते हैं, तो नंबर मतलब काफ़ी गैप है। सही। तो प्लान बी क्या है अगर नीट नहीं क्लियर होता है, तो व्हाट इज़ द अदर वे आउट? तो ये फिर एस्पिरेंट को डिसाइड करना होगा कि मेरा स्ट्रीम क्या, वही पेशेंट ओरिएंटेड ही करना है, मुझे पेशेंट रिलेटेड ही जॉब देखना है, या फिर अदर जॉब में स्विच ओवर कर जाना है। तो अगर जैसे नहीं, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, तो उसी फील्ड से रिलेटेड ही, मुझे पेशेंट से रिलेटेड ही काम करना है, तो भी आपके पास बहुत ऑप्शन है। जब आप नीट देते हैं तो आपका स्कोरिंग होता है, तो जो ऊपर वाले हैं वो मेडिकल चूज़ कर लेते हैं, मेडिसिन साइड, नीचे फिर आपका डेंटल आ जाता है, फिर और भी जो अदर पैथीज़ हैं, नेचुरोपैथीज़, हेम्योपैथीज़, आयुर्वेदिक और बहुत सारे पैथीज़ हैं। हो सकता है बहुत लोग को उधर भी इंटरेस्ट हो, तो वो भी आप पेशेंट रिलेटेड ही, वो सब पैथीज़ हैं जिस पे आप वो काम कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अब जैसे कि बहुत लोग को होता है कि नहीं, मुझे पेशेंट से इंटरेक्ट करना है, मेरा वो पैशन है कि मुझे नहीं डॉक्टर बन पाए तो क्या करना है, तो फिर फिजियोथेरेपी है, या जो पेशेंट से रिलेटेड आप उसके इमोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेस से रिलेटेड, डॉक्टर से रिलेटेड ही आपको काम वो करना होता है। फिर बहुत सारा ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ है, जैसे कि अगर आप
जैसे कार्डियोवास्कुलर सर्जरी हो रहा है तो उसके टेक्नीशियन हैं हमारे यहाँ जैसे मैं कैंसर में हूँ तो रेडिएशन डिपार्टमेंट है हमारा, तो आरटी टेक्नीशियंस हैं, फिजिसिस्ट हैं, पूरी एक टीम है। तो डॉक्टर जब भी काम करता है तो अपनी टीम के साथ बैठ के काम करता है। बिल्कुल। तो वो लोग भी वही पढ़ाई पर हैं, उन्होंने +2 ही किया है, बट चूँकि मेडिकल में नहीं क्वालिफाई करा है, उनका पैशन था कि नहीं हॉस्पिटल से रिलेटेड ही काम करना है, तो उन्होंने ऑक्यूपेशनल थेरेपी कुछ भी चूज़ कर लिया है। नर्सिंग स्टाफ हैं। बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो जी, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रही हूँ। जी, अपना नाम बताएं। जी, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से विद्या सिंह बोल रही हूँ। जी विद्या जी, अपना सवाल पूछे। जी मैम, मुझे पूछना है कि 2025 में मेरी बेटी की नीट देने जा रही है, तो जी इसका मतलब कितने घंटे तक स्टडी होना चाहिए, ये जानना चाह रही हूँ। जी, अपना सवाल फिर से पूछें। मेरी बेटी भी इस साल नीट का देने जा रही है एग्जाम जी। 2025 में, तो जी। मतलब इसका मतलब एक मापदंड क्या है कि कितने घंटे पढ़ाई तो सेटिस्फाई नहीं रहती है, कितना घंटा पढ़ाई करती है। जी बिल्कुल, हमारे गेस्ट आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे कॉलर ये जानना चाहते हैं कि उनकी बेटी अगले साल नीट में अपीयर होने जा रही हैं। वो ये जानना चाहती हैं कि पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए, कितनी घंटे पढ़ाई करें और तैयारी का तरीका क्या होना चाहिए। मैंने ये बार बताया कि घंटा मैटर नहीं करता है, वो डिपेंड करता है कि बच्चा का लेवल क्या है, और एक पहले से फॉर्मुलेट कर लें कि मुझे ये सब्जेक्ट इतने दिन में कवर कर लेना है। एक रिवीजन, 2 रिवीजन, फाइनल रिवीजन, वो सबका एक टाइम स्लॉट आप डिफाइन कर लें। कोई एक बार पढ़ के एग्ज़ाम नहीं दे सकता है, उसको 2-3 बार करके और फिर फाइनल एग्ज़ाम के पहले फाइनल रिवीजन करना पड़ता है। तो उसको आप कैलकुलेट कर लें कि एक सब्जेक्ट करने में मुझे 10 दिन लगता है, तो उसको 10 दिन पे ही फोकस्ड रखें, उसको 12-15 दिन नहीं करें, फिर वो एक्सीड हो जाएगा। और वो जो टारगेट बना लिया है उसके लिए फिर आपको जो भी छोड़ना हो, घर छोड़ना हो, हॉस्टल में आना हो, या फिर सोशल लाइफ से टोटल कट ऑफ करना हो, तो कुछ दिन आप वो सब दीन दुनिया, सोशल मीडिया, सब चीज़ से कट ऑफ होके एकदम से कन्फाइंड होके रूम में, अगर आपके घर छोटा है, आप लगता है कि नहीं हो पाता है, तो अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करके आप हॉस्टल में या कहीं भी जहाँ आप एकदम से शांति से, जहाँ आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, क्योंकि घर में ऑब्वियसली ये हो नहीं पाता है, तो वो अपना टारगेट फिक्स कर ले। ये बार मैं कहती हूँ, और वो टारगेट डिपेंड करता है कि आपका मेंटल स्टेटस कितना मतलब सबका अपना अपना IQ होता है, लेवल होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली अपना टारगेट फिक्स करके और फिर मूव करें। तो है लोग, हम ही लोग में से लोग निकालते हैं, एस्पिरेंट कम्पीट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा है। जी बिल्कुल। यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नारी नारायणी है, समाज की सच्ची शिल्पकार है, ममता, प्रेम, धैर्य की धार है, सृष्टि का सौंदर्य है स्त्री, जीवन का संगीत है स्त्री, निडर है, लीडर है। हर स्त्री को चाहिए उसके हिस्से की जमीन और एक खुला आकाश। देखिए महिला सशक्तिकरण पर आधारित कार्यक्रम खुला आकाश, सोमवार से शुक्रवार लाइव दोपहर 12 बजे सिर्फ DD बिहार पर। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं दिशाएं और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मनीषा सिंह, डायरेक्टर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कीमोथेरेपी, महावीर कैंसर संस्थान पटना। और मैम ने हमें काफ़ी अच्छी जानकारी दी। हम बात कर रहे हैं करियर इन मेडिकल के विषय में, और साथ ही मैम आपने जैसा कि बताया हमें कि ये जो स्टेज होता है जिसमें एस्पिरेंट्स नीट का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, ये काफ़ी फ्रेजाइल स्टेट होता है, काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, और साथ में होता है बहुत सारा प्रेशर, पीयर प्रेशर हो या पेरेंटल प्रेशर हो। साथ ही आपने ये भी बताया कि हर एस्पिरेंट्स को खुद के लिए डिसाइड करना होगा कि उनके प्रिपरेशन का लेवल क्या है, वो किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। तो ये एक तरह से एक बहुत ही कन्फ्यूजन वाला स्टेट है। इसी बीच एक एस्पिरेंट को एक करियर ऑप्शन भी चूज़ करना होता है कि वो किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, उनका स्पेशलाइजेशन क्या होगा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी मैम? देखिए, इसके लिए तो पहले जो MBBS की पढ़ाई होती है ना, वो कॉमन होता है सबके लिए जी। वो हम लोग सबको, जैसे कि +2 के बाद जब आप मेडिकल क्वालिफाई करते हैं, तो वो जो 4.5 साल की जो पढ़ाई होती है मेडिकल की, उस सबको पढ़ना है। और वो जो सब्जेक्ट वाइज हमारा डिवाइडेड होता है कि हमारा फर्स्ट ईयर में क्या होता है, सेकेंड MBBS में क्या होता है, फाइनल MBBS में क्या होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं 4.5 साल की पढ़ाई,
उसमें ही कभी आपकी पोस्टिंग गायनी में लगेगी, कभी आपकी पोस्टिंग पेडियाट्रिक्स में लगेगी, कभी आपकी पोस्टिंग सर्जरी में लगेगी। तो बहुत बार ना जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो MBBS के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको लग जाता है कि नहीं ये सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं आगे चल के इसको अपना करियर बनाऊंगी। तो वो जो एग्ज़ाम होता है वो सेकंड एग्ज़ाम होता है, वो नीट से भी 10 गुना टफ होता है, वो जो PG एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो हम लोग उसको कहते हैं जी। तो वो फिर वो हम लोग स्पेशलाइजेशन के लिए फिर से हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, उसमें फिर अकॉर्डिंग टू रैंक हमारा सब्जेक्ट डिसाइड होता है। तो बहुत बार होता है इच्छा कुछ और बनने का और हम कुछ और बन जाते हैं, क्योंकि उसमें आपका जैसा रैंक आएगा वैसे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। तो जो स्टूडेंट्स का ऊपर का रैंक है वो अगर वो ऊपर का सब्जेक्ट मान लीजिए चूज़ कर लेगा, फिर वो सीट भर जाएगा, फिर आपको सेकंड ऑप्शन लेना होगा। परहैप्स वो आपका चॉइस नहीं था, बट हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन जो पहली पढ़ाई होती है, जो MBBS की पढ़ाई होती है, जो कॉमन हेड टू टो हम लोग सब कुछ जानना है, पहले बेसिक साइंस हम लोग जान जाएं कि ह्यूमन बॉडी क्या है, कहाँ है, क्या है, किस प्रॉब्लम से क्या होता है, वो सब की जो पढ़ाई होती है वो MBBS की होती है। उसके बाद से हम लोग किसी एक सब्जेक्ट को फोकस करके स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। और अब उसके बियॉन्ड भी है, अब आप सुपर स्पेशलिस्ट भी बनते हैं। हम लोग के यहाँ पहले PG था, स्पेशलाइजेशन, अब SS एग्ज़ाम होता है, दैट इज सुपर स्पेशलाइजेशन। जैसे कि मेडिसिन की पढ़ाई हमने MBBS करा तो हम लोगों ने बेसिक पढ़ा, उसके बाद फिर हम मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन किया। अब मेडिसिन में भी मैंने नेफ्रोलॉजी ऑप्ट किया, वो सुपर स्पेशलाइजेशन हो गया। तो इसलिए मैंने कहा ये बहुत लंबी पढ़ाई है, बहुत टफ है लाइफ, तो ये पहला फर्स्ट स्टेप ही डिसाइड करें कि डॉक्टर बनना है कि नहीं। जी जी बिल्कुल। अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 180003456171। हम ये जानना चाहेंगे कि लाइफ ऑफ अ MBBS स्टूडेंट, जैसा कि आपने बताया कि काफ़ी चैलेंजिंग होता है और काफ़ी लंबी जर्नी होती है, तो बात करें कि एक MBBS स्टूडेंट का लाइफ कैसा होता है। देखिए लाइफ बहुत टफ होता है जी, बहुत टफ होता है, उसमें आप बहुत चीज़ मैनेज नहीं कर पाते हैं, लेकिन लोग उसी में एंजॉय भी करते हैं, उसी के साथ पढ़ते हैं। एक बार जब आपके दिमाग में हो जाता है कि मैंने इसको ऑप्ट किया है, तो फिर तब प्रेशर नहीं लगता है, क्योंकि फिर आपके फ्रेंड्स भी होते हैं, आपके कुलीग भी होते हैं, फ़न भी होता है, लेकिन टाइम डेडिकेशन ज़्यादा होता है। जैसे पढ़ाई अगर इंजीनियरिंग या कोई दूसरे सब्जेक्ट में शायद कुछ कम पढ़ाई करना पड़ता है, तो हमें पढ़ाई ज़्यादा करना होता है, दिन रात पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इतना वास्ट सब्जेक्ट है। और इनफैक्ट आजकल मेडिकल साइंस एवरी डे ग्रो कर रहा है, तो एवरी डे कुछ नए चैप्टर्स ऐड होते चले जा रहे हैं, एवरी डे कुछ नया अचीवमेंट्स होता जा रहा है, जिसको हर डॉक्टर को अपडेट करना है। मेरे इस स्टेज में भी जब मैं अपने आप को कहती हूँ कि मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, मुझे अभी भी हर रिसेंट अपडेट्स को मुझे भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एवरी डे कुछ रिसर्च हो रहा है, कुछ नई मेडिसिन्स आ रही हैं, लोग पेशेंट्स पे जो कारगर हो रहा है, तो वो हम लोग को अपडेटेड रहना है। तो ये फील्ड ऐसा है कि हाँ कभी स्टॉप नहीं है कि हाँ मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, अब चलो अब प्रैक्टिस शुरू किया जाए, नहीं। जो हम लोग मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं या हमारा CMEs जो होता है, वो इसीलिए होता है कि अब आगे क्या जी कैसे। हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं। हेलो जी, अपना नाम बताएं, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी तृप्ति जोशी, इंदौर से बोल रही हूँ। तृप्ति जी अपना सवाल पूछे। हाँ जी मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि BDS के बाद कौन से क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन करना ज़्यादा अच्छा रहता है? जी BDS करा है ना। BDS भी एक बेसिक, जैसे कि MBBS होता है जो हम लोग ह्यूमन साइंस पढ़ते हैं, तो BDS मतलब आप दांत का जो स्पेशलाइजेशन जो बेसिक होता है तब तक करते हैं। आजकल BDS के बाद भी लोग MDS करते हैं, उसमें भी स्पेशलाइजेशन होता है, जैसे मैक्सिलोफेशियल है और बहुत सारा उसका अलग अलग ब्रांचेस है। तो लोग आज उसको भी ऑप्ट कर रहे हैं, उसका भी काफ़ी अच्छा स्कोप है और लोग उसमें भी काफ़ी अच्छा बढ़ रहे हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि जो भी लोग BDS भी करें उसको वहीं पे स्टॉप नहीं करें, उसके भी बहुत सारे आगे ब्रांचेस हैं, प्रोस्थेसिस का अलग ब्रांच है, फेशियल सर्जरी का अलग ब्रांच है, मतलब इतना ही दूर की पढ़ाई में बहुत सारे अलग अलग उसके भी स्पेशलिस्ट हैं, जिसकी पढ़ाई अलग फिर 2 से 3 साल होती है। तो आप उसको भी आगे तक जाएँ और उसको भी पूरा अचीव करें, तभी फिर फ़न है पूरा आपका कोई भी चीज़ को इलाज करने में। जब तक एंड टू एंड नॉलेज नहीं जानेंगे तो थोड़ा सा इनकम्प्लीट आदमी फील करता है। जी जी तो बिल्कुल। बात करें एस्पिरेंट्स की या जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि आपने बताया कि काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है लाइफ, काफ़ी टफ होता है, तो साथ में एक हम बात करें प्रेशर की, जिसमें कि पेरेंट्स का प्रेशर होता है और साथ में आपने जैसा बताया पीयर प्रेशर होता है, तो हमारे एस्पिरेंट्स को आप ये क्या मैसेज देना चाहेंगी? लाइक अगर हम ये पूछे एस्पिरेंट्स के बिहाफ में कि हाउ टू हैंडल दैट प्रेशर,
क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल होता है कि एक तरफ होता है आपका कोर्स और दूसरी तरफ होता है कि फ्यूचर का भी एक टेंशन होता है, तो इससे कैसे डील करें? देखिए, सबसे पहले तो लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो उसको एक सीमित ना कर लें कि अगर हमसे मेडिकल ठीक है, बहुत मेरा इच्छा था बनने का डॉक्टर, 100% दें। यू हैव गिवन योर 100%, 200%, 300%, बट कभी कभी ऐसा होता है कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपने जेन्युइनली काम किया है, जेन्युइनली आपने अपना 100% दिया, जो आप में था आपने पूरा दिया, उसके बावजूद भी कभी कभी कहते हैं बैड लक है या जो भी है, आप उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। बट मैंने कहा कि द जर्नी ऑफ लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। बहुत सारी दिशाएं जो आपका, जिस नाम से आप इसका चैनल, आपने प्रोग्राम आप कर रहे हैं, तो लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जी। आप कभी भी अपना स्ट्रीमलाइन चेंज कर लें, हो सकता है वो दिशा आपके लिए कुछ बेटर की ओर ही जा रहा है। तो ये मैंने नहीं कहा कि आपसे नहीं हुआ तो आप तुरंत से अपना फोकस चेंज कर लें, बट लाइफ में कभी हतोत्साहित होके, डिप्रेस्ड होके अपने आप को रुइन नहीं करें। आपको अपने को एकदम से, जो लाइफ का फेज़ होता है कि एकदम से नहीं हुआ तो बहुत सारे माइलस्टोन्स हैं उसको अचीव करने का, फिर उसमें आप झांक के देखें। बहुत बार मैंने डॉक्टर्स कलीग को देखा है कि मेरे फ्रेंड, और वो फिर MBBS करने के बाद वो IAS बन गए, IPS बन गए, मेडिसिन को कॉमन सब्जेक्ट करके उन्होंने अपना स्ट्रीम ही चेंज कर लिया। तो ठीक है, उनका इच्छा था कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में आए, तो ग्रेजुएशन तो किसी भी फील्ड में कर सकते हैं आप। उन्होंने MBBS का ग्रेजुएशन डिग्री लिया और उसके बाद वो स्ट्रीम चेंज कर लिए। तो लाइफ में कभी कोई चीज़ फिक्स्ड नहीं होना चाहिए। आप अपना 100% दें, रिवॉर्ड आज न कल किसी न किसी फॉर्म में आपको मिलेगा। वो आपका जो मेहनत है वो कभी वेस्ट नहीं जाता। ये तो मैं अपने ऑडियंस को जरूर कहूँगी कि प्लीज़ वो वेस्ट नहीं जाता है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो हेलो, अपना नाम बताएं, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बालाजी हूँ और मैं पटना से बोल रहा हूँ। जी बालाजी, अपना सवाल पूछें। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं नीट क्वालिफाई कर लिया हूँ इस बार जी, और मैम ने ही मुझे इसमें भी दिया था, तो मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि आई एम सफरिंग फ्रॉम अल्सरेटिव कोलाइटिस फ्रॉम 2020, तो मैम मैं हॉस्टल में रह के MBBS कैसे मैनेज करूँगा? जी बिल्कुल, अल्सरेटिव कोलाइटिस मैनेजेबल है। अगर तुम अभी, मैंने आपको स्टेथोस्कोप दिया था जी। अच्छा, अभी मैं डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में गई थी। चलो वेरी गुड, आपने नीट क्वालिफाई किया, उसके लिए पहले बहुत बहुत बधाई। इतने टफ कंपटीशन को आप लोग आपने सक्सेसफुली आपने उसे निकाला है, सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं। और अल्सरेटिव कोलाइटिस इज़ नॉट अ डिजीज़ विच कैन नॉट बी क्योर्ड। आप अच्छे से रहें, और उसका भी ट्रीटमेंट होता है, उसके सर्जन है अलग से, गैस्ट्रो के सर्जन, वो आपको ट्रीट करेंगे। और आप बहुत, एक पहला स्टेप ही आपका, इतना हार्ड स्टेप आपने उसे कवर किया है, तो आगे बहुत लंबा आपका जो जर्नी है, तो एक हर स्टेप को आगे हम लोग बढ़ेंगे। और जो भी परेशानियां, तो मैंने कहा कि लाइफ में आएंगी ही आएंगी, उसको कम्बैट करेंगे। जो डिजीज़ है उसको हम लोग ओवरकम करेंगे। जी बिल्कुल, उसके लिए घबराना नहीं है आपको। काफ़ी अच्छी जानकारी दी मैम आपने। हम बात कर रहे थे डॉक्टर मनीषा सिंह, डायरेक्टर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कीमोथेरेपी, महावीर कैंसर संस्थान। हमारे साथ जुड़ने और इतनी अच्छी जानकारियाँ हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दिशाएं के आज के इस अंक में बस इतना ही। मिलेंगे फिर किसी नए विषय के साथ, तब तक दीजिए हमें और दिशाएं की पूरी टीम को इजाज़त। धन्यवाद।